मित्रों नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों 10 तारीख को मतलब 3 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था और इसमें यह बताया था कि किस तरह फर्जी प्रमाण पत्रों का, अंक पत्रों का लाभ लिया जाता है। इसका सीधा उदाहरण था शिक्षक नियुक्ति को लेकर जो फॉर्म भरे गए थे सक्षमता परीक्षा को लेकर। उसमें यह पता चला कि एसटीईटी, टीईटी के एक प्रमाण पत्र पर 10-10 लोग काम कर रहे हैं। प्रमाण पत्र एक ही है। तो शिक्षकों को लेकर बड़ा हंगामा हुआ था कि शिक्षक बहुत गलत हैं, फर्जी शिक्षक हैं। लेकिन बड़े से बड़े पदाधिकारी भी फर्जी प्रमाण पत्र पर काम करते हैं। और ये खुलासा मैंने किया था आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी को लेकर। जी हाँ, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना में स्थित है और बिहार का आज के दिन में देखा जाए तो सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। सबसे बड़ा इसलिए कि सभी तरह के टेक्निकल जो पढ़ाइयाँ होती हैं वो उन सारे संस्थानों की संबद्धता उसी से है। और वहाँ फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर इंस्पेक्टर ऑफ कॉलेजेज के पद पर नियुक्ति होती है। उसको लेकर कई मामले होते हैं, लेकिन वर्चस्व है ऐसा कि सारी गलतियों के बाद भी वो इंस्पेक्टर ऑफ कॉलेजेज जो महाविद्यालय निरीक्षक होते हैं वो बने रहते हैं अपने पद पे। और अंत में एक आरटीआई एक्टिविस्ट उसके खिलाफ खड़े होते हैं। खिलाफ का मतलब कि वो इन सारी चीज़ों को लेकर चले जाते हैं कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में। पटना हाई कोर्ट बजाबते उस पर सुनवाई करती है, सारे चीज़ों को देखती है और उसके बाद कहती है कि हाँ साहब, ये जो सारी चीज़ें हैं, जिस प्रमाण पत्र के आधार पर, जिस अंक पत्र के आधार पर इनकी नियुक्ति हुई है वो फर्जी है और फर्जी अंक पत्र के आधार पर नियुक्ति हुई है, इसलिए यह नियुक्ति ही इलीगल है। अब इसको लेकर न्यायालय ने भी सारी बातें बता दी। उसके बाद यह बात आती है कि चूंकि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं गवर्नर, महामहिम राज्यपाल, तो यह मामला राज्यपाल के यहाँ अपील में दिया जा सकता है। इसको लेकर जो पदाधिकारी होते हैं, वो पूरी कहानी पिछले वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, उसको आप देखेंगे तो सारी बातें समझ में आ जाएगी। और उनके प्रमाण पत्र फर्जी हैं, अंक पत्र फर्जी हैं, गलत हैं, इसकी पुष्टि जिस विश्वविद्यालय से, जैसे एमएससी मैथ उन्होंने किया मगध विश्वविद्यालय से, मगध विश्वविद्यालय के द्वारा बाज़ाब्ता लिखित एफिडेविट कोर्ट में दिया जाता है कि हाँ, इस रोल नंबर से हमारे यहाँ जिस व्यक्ति का नाम है जो परीक्षा दिया है उसका नाम रवि रंजन है, जबकि जिन्होंने उस सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी ली है उनका नाम अजय प्रताप है। आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी द्वारा भी जब इसकी तहकीकात की जाती है और पता किया जाता है तो वहाँ के परीक्षा नियंत्रक भी यही बात लिख कर भेजते हैं कि यह उनके विश्वविद्यालय से संबंधित नहीं है, मतलब उनके विश्वविद्यालय ने यह सर्टिफिकेट इशू नहीं किया है। और उसी आधार पर कोर्ट ने भी फैसला दिया। अब यह मामला पहुंचा कुलाधिपति के पास। हालांकि अंदाजा आप कीजिए कि क्या वर्चस्व क्या रहा होगा कि जब यह मामला सामने आया था यूनिवर्सिटी में, उसके बाद 3-3 वाइस चांसलर बदल जाते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती है कि उस व्यक्ति पर हाथ डाले। अंततः जो होना था वही हुआ और हुआ ये कि डिसमिस कर दिए गए। अब जब डिसमिस कर दिए गए तो चूंकि कोर्ट ने यह कहा था कि आप अपील कुलाधिपति के यहाँ कर सकते हैं, तो वो अपना अपील कुलाधिपति के यहाँ करते हैं और वहाँ प्ली ये लेते हैं कि उनका जो डिसमिसल किया गया है उसमें नियमों का पालन नहीं किया गया है। मतलब डिसमिस करने के पहले कारण परीक्षा और तमाम तरह के जो प्रावधान हैं उसके बाद डिसमिस करना है, वो नहीं किया गया है। इसी को लेकर कुलाधिपति के यहाँ वो जाते हैं। 11 तारीख को गवर्नर महोदय के यहाँ सुनवाई भी होती है। सुनवाई में विश्वविद्यालय के तरफ से भी रजिस्ट्रार और उनके तमाम जो
अधिवक्ता हैं वो पहुँचते हैं, बातें होती हैं। वहाँ चर्चा ये होती है, जो मैंने कहा कि उक्त जो पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा यही उनके एडवोकेट द्वारा यही बताया जाता है कि उनका जो डिसमिसल हुआ है, वो गलत तरीके से हुआ है। उस पर विश्वविद्यालय जो जानकारियाँ मिल रही हैं उसके अनुसार जो सूत्र बताते हैं कि विश्वविद्यालय ने यह कहा कि जब आपकी नियुक्ति ही गलत है, चूँकि गलत सर्टिफ़िकेट या अंक पत्र, फर्जी अंक पत्र और सर्टिफ़िकेट के आधार पर जो आपने प्रस्तुत किया था, उसके अनुसार आपकी नियुक्ति ही गलत है। उस स्थिति में डिसमिसल के लिए किसी भी तरह के नियम का पालन करना ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने यह भी कहा कि 3-3 इस मामले के उजागर होने के बाद 3-3 कुलपति विश्वविद्यालय में आए और उन लोगों ने 5 बार आपसे मूल प्रमाण पत्र देने की बात कही, लेकिन आपने नहीं दिया है। अगर आपके पास मूल प्रमाण पत्र हैं तो ठीक है, आपने विश्वविद्यालय को नहीं दिया, कम से कम कुलाधिपति महोदय को दीजिए, जिससे ये पता चले कि आपने जिस अंक पत्र के आधार पर नौकरी की है वो सही है और आपकी नियुक्ति सही है। तब ये डिसमिसल का बात आएगा कि आपकी डिसमिसल में जो नियमावली है उसका पालन किया गया या नहीं किया गया। अब देखिए, इसको लेकर जो मेरे पास जानकारी आई वो ये आई कि जो व्यक्ति आरटीआई एक्टिविस्ट, जिनका नाम आप जानते हैं संतोष कुमार है, उन्होंने फरवरी में जब उनको पता चला कि ये अपील किया गया है कुलाधिपति के यहाँ, तो उन्होंने बाज़ाब्ता कुलाधिपति को बाज़ाब्ता एक पत्र लिखा और उसमें जो विषय है मैं पढ़ के सुनाता हूँ, ये आप देख भी रहे होंगे। उसमें दिया कि आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के इंस्पेक्टर ऑफ कॉलेज पद से बर्खास्त अजय प्रताप पर अग्रिम कार्रवाई हेतु सुनवाई के संबंध में विनम्रतापूर्वक अनुरोध है कि मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं। मुझे आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में इंस्पेक्टर ऑफ कॉलेज पद पर अजय प्रताप के फर्जी डिग्री के बदौलत बिहार के सबसे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय कार्यरत होने की जानकारी मिली। अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ थाने की कार्रवाई को शिथिल किया, बल्कि विश्वविद्यालय में अपने पद पर अवैध तरीके से बने रहे। इनके रसूख को देखते हुए विश्वविद्यालय ने अग्रतर कार्रवाई के बदले लीपापोती में लग गई। मतलब इसमें उन्होंने बजाते सारी बातें कही हैं कि किस तरह उन्होंने अपने रसूख का प्रयोग किया। विश्वविद्यालय के जो बड़े पदाधिकारी थे वह भी कहीं न कहीं नतमस्तक थे और इस मामले को कोशिश किया गया विश्वविद्यालय द्वारा कि इसकी लीपापोती कर दी जाए। लेकिन चूँकि ये मामला इनके द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा हाई कोर्ट में चला गया था, उसके बाद ये बातें खुल के सामने चली आई और हाई कोर्ट ने भी अपना डिसीजन दे दिया कि उनकी नियुक्ति इलीगल है और सारे कागजात जो हैं सो फर्जी है। इसी को लेकर उन्होंने लिखा कि आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के अधीन बिहार के सभी सरकारी एवं निजी मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, बीएड कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, फार्मास्यूटिकल कॉलेज, बिहार में ये तमाम कॉलेज न सिर्फ इसके अधीन रहा है बल्कि नए कॉलेजों की मान्यता देने की जिम्मेदारी भी रही है। इतने बड़े विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण पद पर इंस्पेक्टर ऑफ कॉलेजेस जो करीब 2 वर्षों तक रजिस्ट्रार पद पर भी पदासीन जैसा व्यक्ति न सिर्फ फर्जी डिग्री पर नौकरी पाया हो बल्कि वर्षों तक कार्यरत रहे हो, अनुमान लगाना मुश्किल नहीं कि इन तमाम कॉलेजों का किस तरह का निरीक्षण किया होगा और कैसे नए कॉलेजों की मान्यता दी गई होगी और अब वहां से किस तरह के डॉक्टर और इंजीनियर देश और समाज को मिलेगा। उन्होंने आगे लिखा है कि बिहार के उच्च शिक्षा व्यवस्था में की जा रही व्यापक फर्जीवाड़े और विश्वविद्यालय की चुप्पी को देखते हुए मैंने उन्होंने पूरी बात कही है कि कैसे उन्होंने पटना विश्वविद्यालय में वो किया और अंत में बहुत सी बातें लिखी हैं इस पत्र में, कई तरह के खुलासे किए हैं उन्होंने और अंत में यही दिया है कि अतः महामहिम से विनम्र प्रार्थना है कि इस मामले में हो रही सुनवाई में मुझे शामिल किया जाए ताकि जनहित में पक्ष रख सकूं, जिससे
कठोर कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। और अंत में उन्होंने यही लिखा है कि महामहिम से विनम्र प्रार्थना है कि इस मामले में हो रही सुनवाई में मुझे शामिल किया जाए, ताकि वो पक्ष, चूंकि उन्होंने हाईकोर्ट में अपने पक्ष रखी थी, तो उनका यह कहना है कि मुझे भी इस सुनवाई में रखा जाए कि मैं अपना पक्ष रख सकूं। और उन्होंने मांग की है कि एक तो उन्होंने गलत काम किया, फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी पाई, तो उस पर कार्रवाई हो। साथ में जो पेमेंट, भुगतान, चूंकि इन सारे चीज़ों के बाहर निकलने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा उनके वेतन मद में और अन्य मदों में एक बड़ी राशि का भुगतान भी किया गया, वह भी कहीं ना कहीं प्रश्न के दायरे में है। तो एक तो है कि उस भुगतान को वापस लिया जाए, और तीसरा कि उनके काल में जितने भी ऑर्डर्स दिए गए हैं कॉलेजेस को और अन्य संस्थाओं को, उसको भी वापस लिया जाए, और या उसको पुनः देखा जाए कि वो सही है या गलत है। ये एक बहुत बड़ी बात है। अब हमारी बातें हुई संजोग से, तो मैंने संतोष कुमार से, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे हमने बात की। तब जो जानकारियां मिली, उसके बाद मैं और भी आश्चर्यचकित हो गया कि उस पीरियड में जिन कॉलेजों को संबद्धता दी गई थी, विभिन्न टेक्निकल कॉलेजों को, उसमें से 2-3 दर्जन ऐसे कॉलेजेज हैं जिनकी संबद्धता को वापस कर लिया गया है, मतलब दिया गया एफिलिएशन समाप्त कर दिया गया है। अब इसी से अंदाज किया जा सकता है कि किस कदर वो इंस्पेक्शन हुआ होगा, किस कदर सारी कार्रवाइयाँ हुई होंगी। तो देखने वाली बात है कि हालांकि 11 तारीख को जो सुनवाई हुई कुलाधिपति के यहाँ, उस पर दोनों पक्ष की बातें उन्होंने सुनी, और अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, फैसला रिजर्व है। अब इस बीच में देखने वाली बात है कि क्या कुलाधिपति की ओर से इस सामाजिक कार्यकर्ता को बुलाया जाता है, इनसे इनका पक्ष लिया जाता है या नहीं, यह तो समय बताएगा। और समय के गर्त में यह है कि इस पर कुलाधिपति के महोदय के तरफ से क्या फैसला आता है, इंतजार करना होगा। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इन सारे बिंदुओं पर अपना मत, अपना विचार जरूर दीजिए, क्योंकि आप जो विचार देते हैं वही सबसे सही होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।